नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड से, जिसको हिंदी में शिक्षण अभिवृत्ति भी कहा जाता है, इस यूनिट से हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा अधिगम है, जिसको इंग्लिश में लर्निंग भी कहा जाता है। तो इस टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल में और बहुत ही क्लियर तरीके से जो है समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए, ताकि इसके बीच में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए जाएं वो आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और इसके साथ ही साथ अगर आपको कुछ डाउट भी होता है, कुछ क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे मैं प्रयास करूंगा कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, आसान भाषा में और क्लियर तरीके से आपको इस टॉपिक को समझाने का प्रयास करूं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने बता ही दिया कि आज के इस टॉपिक में अधिगम या लर्निंग के बारे में हम जानने वाले हैं कि अधिगम क्या होता है और इसको डिटेल में समझेंगे। तो मैंने सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट लिख रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो, किसी प्रकार की भी जो है आपको समस्या नहीं होगी। अगर कोई क्वेरी या समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, 100% आपको जवाब उसका मिलेगा। देखिए यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट पहले बताया जा रहा है यहाँ पे कि अधिगम को सरल भाषा में सीखना भी कहा जाता है। अधिगम देखिए बहुत ही शुद्ध हिंदी है, इसको सरल भाषा में सीखना भी कहते हैं। हम हर तरफ से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, स्कूल में सीखते हैं, अपने समाज से सीखते हैं, अपने बड़ों से सीखते हैं, और ये एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी कि जन्म से लेके आपके मृत्यु तक जो है आप कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। ऐसा नहीं कि आपने जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली, कॉलेज कर लिया, उसके बाद से आपने जॉब कर रहे हैं तो कुछ सीख नहीं रहे हैं। जीवन पर्यंत आप सीखते रहते हैं, अपने समाज से, अपने अगर जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं वहां पर भी आप कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। अभी कोई अच्छे पर्सनालिटी में वहां पे जो है काम करने वाला आया जो आप ही के साथी है, तो आप अपने जो है गेटअप में भी चेंज करते हैं। तो कुछ न कुछ आप सीखते रहते हैं। ऐसा नहीं कि आपने बस पढ़ाई की चीजें सीखी और कुछ नहीं सीखा। तो अधिगम जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इतना दिमाग में आप बैठा लीजिए। और अधिगम का मतलब होता है सीखना। और अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो आप भी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, यहाँ पे अधिगम के बारे में सीख रहे हैं कि अधिगम क्या होता है। तो इसी प्रकार से अधिगम होता है। तो यहाँ पर अधिगम को सरल भाषा में सीखना भी कहा जाता है। और शिक्षण का मुख्य कार्य अधिगम के क्षेत्र में प्रभावशीलता लाना है। तो जो शिक्षण का मुख्य कार्य होता है, मुख्य उद्देश्य समझ लीजिए, वो अधिगम के क्षेत्र में प्रभावशीलता लाना होता है। यानी कि जब हम टीचिंग अच्छा करेंगे, शिक्षण अच्छा होगा, तो हम जाहिर सी बात है कि अधिगम भी अच्छा होगा। तो शिक्षण का मुख्य कार्य क्या है? वो अधिगम के क्षेत्र में प्रभावशीलता लाना है कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीखे और अच्छे तरीके से सीखे, ताकि इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में लंबे समय तक जो है स्टेबल कर सके। फिर इसके बाद बताया जा रहा है कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं एवं इनके उद्देश्य एक दूसरे के पूरक है। यानी कि शिक्षण और अधिगम जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी कि शिक्षण होगा तो अधिगम होगा। अगर अधिगम आपको करना है तो जहां पे शिक्षण हो रहा होगा वहां पर आपको जाना होगा। यानी कहीं से इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होगी, कुछ नई चीजें मिल रही होगी, तो वहां पर आप जाओगे तभी तो वो सीख पाओगे। यानी कि ये एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि ये एक दूसरे के लिए जो कार्य करते रहते हैं। तो यहाँ पे आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं है। अधिगम का मतलब सीखना होता है, आप अभी भी सीख रहे हैं और जीवन पर्यंत सीखते रहेंगे। और इस शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है, आपके सीखने की प्रक्रिया में प्रभावशीलता लाना, यानी कि आप इफेक्टिव तरीके से सीखें। टेक्स्ट फॉर्म में आप नहीं सीख रहे हैं तो उसका पिक्चर बना के या विजुअलाइज करके या डायग्राम बना के आपको सिखाया जा सके। तो प्रभावशीलता लाना ही जो है शिक्षण का मुख्य कार्य होता है। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। देखिए अगला जो पॉइंट इसमें है कि शिक्षण और अधिगम आपस में इतने परस्पर व्यापक हैं कि हम शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया को मिश्रित रूप में शिक्षण अधिगम के नाम से जो है जानने लगे हैं। अभी इसके बारे में हमने ऊपर वाले पॉइंट में बात किया था कि शिक्षण और आपस में इस प्रकार से ओवरलैप्ड हैं या एक दूसरे के पूरक हैं, जिनको हम लोग शिक्षण अधिगम के नाम से भी जानने लगे हैं। यहाँ पे इस पॉइंट में बस यही बताया जा रहा है, यानी कि शिक्षण के बिना अधिगम नहीं होगा। अधिगम करना है तो जहाँ पे शिक्षण हो रहा होगा, जहाँ पे कुछ सिखाया जा रहा होगा, वहां पर हमें जाना पड़ेगा। अगला जो पॉइंट इसमें हमारा है कि जब अधिगम प्रभावशाली होगा तभी शिक्षण को भी प्रभावशाली माना जाएगा। देखिए अगर बच्चा अच्छे से सीख जाता है, इसका मतलब टीचर ने अच्छे तरीके से पढ़ाया है। अगर मैं ही आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आप जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया कि अधिगम क्या होता है,
ये कैसे कार्य होता है, इसका कार्य होता है, ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया, तो इसका मतलब मेरा जो शिक्षण है, मैंने जो टीचिंग की वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रही है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जब अधिगम प्रभावशाली होगा, इसका मतलब शिक्षण भी प्रभावशाली माना जाएगा। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगला पॉइंट देखते हैं। कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, उसका समाधान निश्चित रूप से आपको मिलेगा। अगले पॉइंट में बताया जा रहा है कि यह कहा जा सकता है कि शिक्षण एक कार्य है तथा अधिगम उसकी उपलब्धि है। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिक्षण एक कार्य है, आपने क्रिया किया, उसके प्रतिपुष्टि के रूप में जो है प्रतिक्रिया आपको मिली। यानी शिक्षण के दौरान आपने कोई भी विषय पढ़ाया, विज्ञान पढ़ाया, मैथ पढ़ाया, पढ़ाया, कुछ भी पढ़ाया, उसके प्रतिपुष्टि के रूप में जो है आपको बच्चे जो है उसको अधिगम करते हैं। जब आप प्रश्न पूछते हैं उसी के संदर्भ में तो वो आपका जवाब देते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जाता है कि यह कहा जा सकता है कि शिक्षण एक कार्य है और अधिगम उसकी उपलब्धि है। यानी कि आपने शिक्षण कार्य किया और बच्चे अच्छे तरीके से सीख गए तो वो आपकी उपलब्धि है। यानी कि आपने जो कुछ भी बताया, जो कुछ भी दिया बच्चों को, वो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। यहां तक क्लियर हो गया आपको। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि अधिगम प्रक्रिया को अच्छी प्रकार से समझने से शिक्षण कौशल में भी जो है सहायता मिलती है। जो अधिगम प्रक्रिया अगर हम इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो शिक्षण कौशल में भी सहायता मिलती है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, सुन के बहुत अच्छे तरीके से सीखता है, तो हमें ये आइडिया लग गया कि उसको जो है लेक्चर टाइप में हम क्लासेस देंगे तो उस पर ज़्यादा प्रभावी रहेगा। कोई बच्चा ऐसा है जो विजुलाइज करके सीखता है, तो उसके सामने हम कोशिश करेंगे कि डायग्राम जितना हो सके उसका डायग्राम्स का इस्तेमाल करें ताकि वो अच्छे तरीके से सीखे। कोई बच्चा ऐसा है कि सुन के और देख के दोनों से सीखता है, तो हम अपने टीचिंग में जो है कुछ लेक्चर्स और कुछ डायग्राम्स का भी इस्तेमाल करेंगे। तो अधिगम प्रक्रिया को हम अगर अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, बच्चों के अधिगम प्रक्रिया को कि किस प्रकार से सीखते हैं, तो हम अपने शिक्षण कौशल को भी जो है बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। इस पॉइंट में बताया जा रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें देखिए अगले पॉइंट में यहां पर बताया जा रहा है कि सीखना या अधिगम को जो है जर्मन भाषा में लर्निंग कहा जाता है। देखिए ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा, और अंग्रेजी में इसको लर्निंग कहा जाता है। अभी जैसे कि हमने ऊपर इसको देखा, जर्मन भाषा में लर्निंग कहा जाता है और अंग्रेजी भाषा में लर्निंग कहा जाता है। हिंदी में आपको पता है अधिगम कहा जाता है या सीखना कहा जाता है। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके बारे में मैंने शुरू में ही कहा कि जो अधिगम है आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है अधिगम का कार्य चलता है। यानी कि कुछ ना कुछ आप हमेशा सीखते रहते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एकेडमिक का पढ़ाई कर लिया, कॉलेज कर लिया, आप जॉब कर रहे हैं, आप बूढ़े हो गए तो आप कुछ सीख नहीं रहे। तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया आपकी अधिगम है। अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीख प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसके बारे में भी अभी मैंने ऊपर बताया कि मनुष्य जन्म के उपरांत, यानी कि जन्म ले लेता है तो अपने अगल बगल आसपास के एनवायरनमेंट को देखता है, माता पिता मतलब पहचानने लगता है, चेहरे को देखने लगता है, कुछ हाव भाव, यानी कि जो वो करके कुछ सीखता है। जैसे किसी का देखता है कुछ आदमी कर रहा है तो उसको फॉलो करने लगता है, अनुकरण करने लगता है। तो जन्म के दौरान से ही जो है ना मनुष्य सीखने लगता है, और मृत्यु जब तक हो नहीं जाती है उसकी ना, तब तक कुछ न कुछ वो सीखता रहता है। अगला जो पॉइंट इसमें है कि धीरे धीरे वह अपने वातावरण से समायोजित करने का प्रयत्न करता है और इस समायोजन के दौरान वह अपने अनुभवों से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। तो यानी कि बच्चा जब होता है तो वो अपने वातावरण को जो है ऑब्जर्व करता है, देखता है चिड़िया उड़ रही है, पेड़ पौधे बड़े हो रहे हैं, फूल दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, आसपास की जितनी भी जो है घटनाएं होती हैं उनको समझने का प्रयास करता है और उन घटना होती हैं उन अनुभवों से जो है अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। यानी कि कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जैसे कि कोई उसने गलत काम कर दिया, मम्मी पापा ने उसको डांट दिया या मार दिया, तो उनको ये पता चल गया कि ये कार्य जो है ये गलत है, अगर मैं दोबारा से इस कार्य को करता हूं तो इसके बदले हमें पनिशमेंट मिलेगी। जैसे कि अच्छा कार्य करने पे हमें जो है अवार्ड मिलता है, हमें लोग प्रोत्साहित करते हैं, उसी प्रकार से अगर वो कार्य गलत है उस पर हमें पनिशमेंट मिली, इसका मतलब वो कार्य गलत है, तो वो बच्चा उस कार्य को करना बंद कर देता है। तो इसी प्रकार से जो है ये काम होता है। यहाँ पर यही बताया गया धीरे धीरे वह अपने वातावरण से समायोजित होता है, जो आसपास का एनवायरनमेंट है, समाज है, और जो है प्रयत्न करता है कि इस समायोजन के दौरान वह अपने अनुभव यानी कि जो भी उसने सीखा है उसका अधिक से अधिक लाभ उठाने का वो प्रयास करता है। आगे देखते हैं। इसमें अगला जो पॉइंट हमारा इसमें है, देखिए इसमें बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया को मनोविज्ञान में सीखना कहते हैं।
जिस व्यक्ति में सीखने की जितना अधिक शक्ति होती है उतना ही उसके जीवन का विकास होता है। देखिए, जितना ज्यादा कोई सीखता है उतना ही उसके जीवन का विकास होता है। आज आप जो है पढ़ाई कर रहे हो, नेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपका उद्देश्य है कि आप नेट का एग्जाम क्रैक करो। तो आप जितना जो है फर्स्ट पेपर का जो भी कॉन्सेप्ट है, जितना पढ़ाई करेंगे, जितना उसके इंफॉर्मेशन को जानेंगे, अगर आपके एग्जाम में अगर उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप उसका आंसर बहुत ही आसानी के कर पाते हैं। अगर आप कुछ ही पॉइंट पढ़ पाते हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट्स में से आप थोड़ा थोड़ा एक एक पेज पढ़ते हैं, तो इससे आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। जो सिलेबस आपको दिया गया है उस सिलेबस को आपको पूरा कंप्लीट करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, उससे संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना है और उसके साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना है, तभी जाकर जो है आप फर्स्ट पेपर में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर यही बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति में सीखने की जितना अधिक शक्ति होती है, जानने की जितना सीखने की शक्ति होती है, उतना ही उसके जीवन का विकास होता है। ठीक है, तो जितना आप सीखोगे किसी चीज के बारे में, उतना ही आपकी लाइफ में जो है अचीवमेंट आती रहेगी, आपका विकास होता रहेगा। यह भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो इसमें आगे बताया जा रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति अनेक क्रियाएं एवं उपक्रियाएं करता है, अतः सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। यानी कि कुछ भी सिखाया जा रहा है तो आप उसको अपने मन में उतारते हैं, फिर उसका अपने जब आप वहां सीख जाने के बाद जो है आप रियल लाइफ में उसका इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है। देखिए, उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। कुछ उदाहरण से आपको और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि अधिगम होता क्या है। देखिए, उदाहरण यहाँ पे एक लिखा गया है कि छोटे बालक के सामने जलता दीपक ले जाने पर वह दीपक की लौ को पकड़ने का प्रयास करता है। इस प्रयास में उसका हाथ जलने लगता है, वह हाथ को पीछे खींच लेता है और पुनः जब कभी उसके सामने दीपक लाया जाता है तो वह अपने पूर्व अनुभव के आधार पर लौ पकड़ने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता है, वरन उससे दूर हो जाता है। इसी विचार को स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया करना कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अनुभव के आधार पर बालक के स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। अधिगम का सर्वोच्चतम सोपान जो है अभिप्रेरणा है। अब देखिए, मैं इसको समझाता हूं आपको अच्छे तरीके से कि जब आप किसी भी बालक के सामने, छोटा बालक जानते हैं कि बड़ा चंचल होते हैं, एक्टिव होते हैं, वो किसी चीज को जानने का हमेशा प्रयास करते हैं आखिर ये क्या है। तो अगर आप उस बच्चे के सामने एक दीपक ले जाते हैं और वो बच्चा उस दीपक को देख के जो है उसको पकड़ने का प्रयास करता है, उसको मतलब उस लौ को सोचता है कि कुछ इंटरेस्टिंग चीज है, उसको छूते हैं, पकड़ते हैं, जानते हैं, तो जैसे ही वो लौ के पास में अपना हाथ ले जाता है तो उसका हाथ जल जाता है। तो अब इसको एक उसके मन में आइडिया आया, एक मन में अभी प्रेरणा सी हुई कि अगर ऐसे चीजों को या जलते दीपक को मैं छूने जा रहा हूं तो मेरा हाथ जल जा रहा है। अगर दोबारा से आप वही घटना दोहराना चाह रहे हैं, उसके सामने दीपक ले जाना चाह रहे हैं, तो वो दोबारा उसको टच नहीं करेगा, क्योंकि उसका पूर्व ज्ञान हो गया। यानी कि पहले वो जो घटना हुई उससे उसने सबक लिया, कुछ सीखा। सीखना देखिए इसी प्रकार से होता है, आप घटनाओं से सीखते हैं। तो पहली बार जब वो जानता नहीं था कि ये दीपक है और इसको मतलब छूने जाऊंगा तो हाथ मेरा जल जाएगा, दोबारा से जब आप ले जाते हैं दीपक उसके सामने जबकि उसका हाथ जला हुआ है और उसको एक आइडिया मिल गया है कि अगर इस प्रकार से हम दीपक को छूने जा रहे हैं तो मेरा हाथ जल जाएगा, तो वो दीपक को छूने नहीं जाता है। तो इस प्रकार से घटनाओं से आपको अभी प्रेरणा मिलती है, यानी कि पहली बार हाथ जला तो दूसरी बार मैं टच करने वाला नहीं हूं क्योंकि दोबारा मेरा हाथ जल जाएगा। तो आपने सीख लिया है कि दीपक को छूना नहीं है, वो जलता है, वो गर्म होता है। तो इस प्रकार से अभी प्रेरणा हमारे मन में आ जाती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा इस उदाहरण से कि अधिगम किस प्रकार से होता है। तो अधिगम इस प्रकार से भी होता है, आपका अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। आइए आगे देखते हैं इसमें। अब हम आगे इसमें देखेंगे अधिगम की परिभाषा एवं विशेषताओं के बारे में। तो आपको मैंने इतना कुछ अधिगम के बारे में ऊपर बता दिया कि आपको आइडिया इतना लग गया होगा कि उसकी परिभाषा क्या हो सकती है। तो एक आध परिभाषा को हम देख लेंगे और इसके साथ साथ उसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर पहला जो आपका डेफिनेशन या परिभाषा स्मिथ के अनुसार है, तो ये बताते हैं कि शिक्षण प्रक्रियाओं का वह समूह है जो कि अधिगम को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। इसके बारे में भी अभी मैंने आपको बताया कि शिक्षण क्रियाओं का वह समूह होता है जो अधिगम को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि आप देखिए, जब पढ़ाते हैं बच्चा कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है तो आप अपनी
टीचिंग स्किल्स में कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ आप क्रिएटिव करते हैं, जिससे बच्चा जो है अट्रैक्ट होता है और सीखने का प्रयास करता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि सीखना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप कुछ इंटरेस्टिंग या क्रिएटिव करके उनको इंस्पायर करते हैं सीखने के लिए। तो यहां पर यही बताया जा रहा है स्मिथ महोदय के द्वारा कि शिक्षण क्रियाओं का वह समूह है जो कि अधिगम को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। यानी बहुत सारे बच्चे ऐसे नहीं कि डायरेक्ट खुद से सीखना चालू कर देते हैं, आप उनको जो है कुछ क्रिएटिविटी करके या इंटरेस्टिंग करके उनको इंस्पायर करते हैं सीखने के लिए, फिर उसके बाद से वो सीखने लगते हैं क्योंकि उनको वो चीज सीखने में मजा आता है या अच्छा लगता है, तो इसलिए वो सीखना चालू कर देते हैं। आगे देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं अधिगम की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं और इन सभी विशेषताओं को एक एक करके हम जो है अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिखा है। पहले नंबर में है कि अधिगम का मुख्य उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है और यह व्यवहार के हर पक्ष को प्रभावित करता है। तो अधिगम का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है, यानी कि कुछ वो सीखते हैं तो उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, आप तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ की और उसके बाद से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो आप जो है पहले कैसे रहते थे और आपका हाव भाव पूरा बदल जाएगा, क्योंकि आपने कुछ सीख लिया, कुछ अचीवमेंट प्राप्त कर लिया, तो आपका थोड़ा सा पर्सनालिटी भी अलग हो जाएगा। तो आपका व्यवहार परिवर्तित होता है सीखने के बाद से, आपको इतना मालूम होना चाहिए। और यह जो है आपके व्यवहार के हर पक्ष को प्रभावित करता है। ऐसा नहीं कि मतलब किसी एक पक्ष को प्रभावित करता है, अपने बोलने की, हाव भाव, रहने की, सब चीजों को यह प्रभावित करता है, हर पक्ष को। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हमारा दूसरे नंबर पे पॉइंट इसमें बताया जा रहा है कि अधिगम का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना, स्मरण करना तथा अनुभव को संगठित एवं परिष्कृत करना। तो अधिगम का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना, जो कि टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जाता है, किसी विषय के बारे में वो नॉलेज प्राप्त करता है। स्मरण करना यानी कि जो भी उसको पढ़ाया गया पुनः उसका जब जरूरत पड़ रहा है, चाहे एग्जाम में पढ़ रहा है, चाहे कोई उसके बारे में पूछ रहा है, तो स्मरण करके उसका जवाब देना। अनुभव को संगठित करना यानी कि जो भी अपने जिंदगी में पढ़ने के दौरान, समाज के दौरान, अपने परिवेश के दौरान और अपने परिवार से जो भी उसने सीखा है, जो भी अनुभव प्राप्त किया, उसको संगठित करना एवं परिष्कृत करना जो है अधिगम का अर्थ होता है, आपको याद कर लेना है। अगला जो पॉइंट इसमें है कि अधिगम प्रेरक और प्रतिक्रिया के बीच में नवीन संबंध स्थापित करता है। अधिगम जो है प्रेरक और प्रतिक्रिया यानी कि कुछ हम सीखते हैं फिर उसके बाद से प्रतिक्रिया करते हैं, उन सभी के बीच में नवीन संबंध स्थापित करने का प्रयास क्या करता है? अधिगम करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अधिगम अर्थपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है, यानी कि अधिगम जो है आपका अर्थपूर्ण होता है, लक्ष्य निर्देशित होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम सीखते हैं, सीखने को पूरी दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन बहुत चीजें रेलिवेंट नहीं है आपके लाइफ के लिए, तो आप उसको सीखना नहीं चाहोगे। जैसे कि यहाँ पे आप सीख रहे हो, अधिगम के बारे में जान रहे हो, नेट की तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका कुछ ना कुछ अर्थपूर्ण उद्देश्य है कि आप नेट एग्जाम को क्लियर करें, जेआरएफ क्लियर करें, उसके बाद से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने, तो आपका कुछ ना कुछ उद्देश्य है अधिगम करने का यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पर यही बताया गया कि अधिगम अर्थपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है। अगला जो पॉइंट है, अधिगम वातावरण जनित होता है, यानी कि एक इन्वायरमेंट में जो है आपको अधिगम कराया जाता है, स्कूल कॉलेज में, कोचिंग्स में, अच्छे माहौल में कराया जाता है, तो अधिगम जो है वातावरण जनित होता है। अगला जो पॉइंट इसमें है कि अधिगम का अर्थ यह भी माना जा सकता है कि समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया का विकास करना। अधिगम का अर्थ जो है यह भी माना जा सकता है कि समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया का विकास करना। अगर कोई देखिए समस्या आता है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, तो लेकिन हम सोचते हैं कि उसका कुछ सॉल्यूशन हमें पता हो। ऐसा नहीं कि पहले से ही हमें सॉल्यूशन पता है तभी हम किसी समस्या का समाधान करने जाते हैं। तो अगर कोई समस्या होती है तो हम उसके जो है सॉल्यूशन को, यानी कि उसको किस प्रकार से दूर किया जाए, उसके बारे में जो है सॉल्यूशन तलाश करते हैं। तो ऐसा नहीं कि जब हम जानेंगे तभी जो है किसी समस्या का समाधान करेंगे। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि अधिगम का अर्थ यह माना जा सकता है कि समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया का विकास करना है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा आप सभी कमेंट बॉक्स में। अगला जो पॉइंट इसमें है, देखिए इसमें बताया जा रहा है कि अधिगम एक क्रियाशील तथा सृजनात्मक पद्धति है और यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। देखिए क्रियाशील का मतलब कि निरंतर कुछ न कुछ आप सीखते रहते हैं, घर में भी हैं, परिवार में भी हैं, समाज में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, जब जॉब करने जाते हैं, तो हर जगह आप कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। तथा यह जो सृजनात्मक पद्धति है, यानी कुछ न कुछ सृजन इसमें होता है, फिर ये जीवन पर्यंत चलती रहती है, जिसके बारे में मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है आप कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, लर्निंग आपकी होती रहती है। अगला जो पॉइंट इसमें है कि अधिगम ज्ञान, बोध तथा संकल्प शक्ति द्वारा ही संभव है।
अधिगम ज्ञान जो है बोध तथा संकल्प शक्ति द्वारा ही संभव है। यानी कि आपको एक दृढ़ इच्छा लेनी पड़ेगी, संकल्प लेना पड़ेगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि किसी अलग प्रोफेशन से आप नहीं संबंधित हैं, नहीं जानते हैं उसके बारे में, और आप इंटरेस्टेड है उसको सीखना। जैसे म्यूजिक मान लीजिए, कोई इंस्ट्रूमेंट आप बजाना चाहते हैं लेकिन आपने कभी भी उसको छुआ तक नहीं है, तो वहां पर जो है आपको उससे संबंधित ज्ञान को अर्जित करना पड़ेगा और एक दृढ़ इच्छा जो है व्यक्त करनी पड़ेगी, ताकि आप खूब सारा समय जो है प्रैक्टिस करें उस इंस्ट्रूमेंट को बजाने की। तब जाकर जो है आप उसको सीख पाओगे और फिर अच्छा म्यूजिक आप बजा पाओगे उस इंस्ट्रूमेंट के दौरान। अगला जो पॉइंट इसमें देखिए कि अधिगम की इच्छा व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं से जागृत होती है। अधिगम की इच्छा देखिए कैसे जागृत होती है, व्यक्तिगत हो सकती है, यानी कि आप व्यक्तिगत रूप से कुछ चीजें जानना चाहते हैं कि बारिश के संबंध में, मान लीजिए बारिश हो रही है, आपको आइडिया नहीं कि बारिश क्यों हो रही है, बादल आ रहे हैं, बिजली चमकना हो गया, तो आइडिया नहीं। तो ये व्यक्तिगत भी हो सकता है कि आप जानना चाहते हैं, जानकारी की इच्छा है आपकी, तो आप अधिगम करना चाहते हैं। इसके साथ साथ सामाजिक आवश्यकताओं, यानी सामाजिक आवश्यकताओं में जैसे कि आप ये है कि कोई टीचर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई पीसीएस, कोई जो है अलग अलग इंजीनियर बनना चाहता है, तो सामाजिक आवश्यकता है। और यहाँ पर आपको जो है बेहतर जीवन मिल सकता है, क्योंकि आपको एक अच्छी सैलरी पैकेज मिलेगी, तो आप जो है इसके लिए कार्य करते हो, उससे संबंधित कोर्स करते हो, उसके जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनको पास करने की तैयारी करते हो अलग अलग कोचिंग्स में। तो ये जो है इस प्रकार से कार्य होता है। अगला जो पॉइंट इसमें है कि अधिगम सार्वभौमिक होता है। देखिए सार्वभौमिक का मतलब यूनिवर्सल होता है। ऐसा नहीं कि अधिगम आप एक जगह से कर लिए, आप हर जगह से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप पर्टिकुलर स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ देखिए वहाँ पे आप जो है विषय ज्ञान सीखते हैं, मैथ सीखते हैं, साइंस सीखते हैं, लेकिन और भी कई सारे व्यवहारिक ज्ञान होते हैं जो आप अपने समाज से, पर्यावरण से सीखते हैं। तो अधिगम जो है सार्वभौमिक और यूनिवर्सल होता है। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। देखिए अगला पॉइंट हमारा इसमें बताया जा रहा है कि अधिगम प्रक्रिया में अनेक मानसिक क्रियाएं समावेशित होती हैं, जैसे कि निर्देशन, व्याख्या, चयन, अंतर्दृष्टि, सृजन, आलोचना। ये प्रक्रियाएं अधिगम को प्रभावशाली बनाने में सहायक है। तो अधिगम प्रक्रिया में अनेक मानसिक क्रियाएं समावेशित होती हैं, जिसमें निर्देशन, देखिए निर्देशन का मतलब यह है कि अगर आप किसी बच्चे को निर्देशित करते हैं, किसी बच्चे को कुछ कह देते हैं कि आपको ये काम मिला है, ये काम करके ही आना है, अब उसको थोड़ा बहुत उस काम के बारे में पता है या नहीं पता है, लेकिन उसको अगर नहीं पता तो उसको कहीं से वो जानने का प्रयास करता है, सीखने का प्रयास करता है, उसके बाद से जो है उस कार्य को कंप्लीट करके आपके सामने लाता है। तो निर्देशन के आधार पर भी जो है बच्चों को अधिगम कराया जाता है। व्याख्या की जाती है, चयन होता है, अंतर्दृष्टि, नई चीजों का सृजन होता है। आलोचना का मतलब कि देखिए कोई बच्चा है, कुछ आपने सिखाया वो नहीं सीखा, ठीक है, तो फिर उसके बाद से जो है आप उसको क्रिटिसाइज करते हैं, आप उसको पनिश करते हैं, तो उसके मन में जो है इस प्रकार से हो जाता है कि देखो मुझे सर ने ये पढ़ाया और अच्छे तरीके से हमें समझ में नहीं आया, इसलिए सर ने हमें पनिशमेंट कर दिया। तो वो कोशिश करेगा, अगर अच्छा बच्चा रहेगा, पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा, कोई उनको प्रेरित करेगा कि तुमको पनिशमेंट मिली है इसलिए क्योंकि सर ने जो पढ़ाया तुम अच्छे से समझ में नहीं आया, तुमको क्यों नहीं समझ में आ रहा है। तो वो बच्चा क्या करता है, घर पर जाके भी उसकी प्रैक्टिस, मैथ की प्रैक्टिस करता है, मैथ नहीं समझ में आ रहा है तो मैथ की प्रैक्टिस करता है, और फिर अगले दिन से जब वो क्लास में आता है, सर पढ़ाते हैं, तो उनका सारा जवाब अच्छे तरीके से वो देने लगता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये कार्य करता है। तो अधिगम होता है, अधिगम खुद से भी करते हैं और वो क्लास स्कूल में जाएंगे तो टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जाएगा तो भी अधिगम कार्य होगा। आगे इसमें बताया जा रहा है कि अधिगम बहुआयामी प्रक्रिया है, इसलिए इसका सृजन कुछ प्रमुख धारणाओं के इर्द गिर्द होना चाहिए। देखिए अधिगम बहुआयामी प्रक्रिया का मतलब है कि अधिगम आपका कहीं से भी होता है, तो सारा कुछ जो है आपके जिंदगी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि इसलिए इसका सृजन प्रमुख धारणाओं के इर्द गिर्द होना चाहिए, यानी कि कुछ पर्टिकुलर चीजें होनी चाहिए कि इनको सीखना है बच्चों को। जैसे आपके समाज में बहुत सारे गलत काम भी होते हैं, किसी को मारना, पीटना, झगड़ा करना, गाली गलौज करना, तो इन तरह की चीजों को आपको सीखना नहीं है, क्योंकि ये बैड हैबिट है। इस प्रकार के लोगों को समाज इग्नोर करता है, गंदे कैटेगरी में रखता है, तो इनको साइड वर्ड करना है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि प्रमुख धारणाओं के इर्द गिर्द होना चाहिए आपका अधिगम। कुछ विद्वान जो है इसे प्रक्रिया मानते हैं, परिणाम नहीं। यानी कि अधिगम जो है एक प्रकार की प्रक्रिया है और किसी प्रकार का ये परिणाम नहीं है, ये कई सारे विद्वानों का मानना है। क्योंकि एक प्रक्रिया यानी शैक्षणिक कार्य होता है, तो उसके दौरान बच्चे सीखते हैं, तो ये एक प्रकार की प्रक्रिया है, इसलिए विद्वान इसको क्या कहते हैं, एक प्रक्रिया मानते हैं, परिणाम नहीं मानते हैं। आगे देखते हैं इसमें देखिए कुछ जो विद्वान हैं उनका कुछ दृष्टिकोण है, उसके अनुसार अधिगम के बारे में ये बता रहे हैं कि उनके दृष्टिकोण के अनुसार जो है अधिगम के उद्देश्य संदर्भगत होते हैं और नव शिक्षार्थी स्वयं अपना अर्थ निकालते हैं।
देखिए अधिगम जो होता है उसका उद्देश्य संदर्भगत का मतलब एक जो है प्री प्लान होता है किसी कोर्स के बारे में भी आप देख लीजिए कि उसमें आपका 2 साल का कोई कोर्स होता है और उसके दौरान आपको कुछ न कुछ जो है अलग अलग टॉपिक वाइज जो है आपको पूरा सिखाया जाता है और फिर उसके बाद से जो है उसके एग्जाम्स लिए जाते हैं। जैसे कि आपने मास्टर की डिग्री की होगी, अलग अलग विषय से आप संबंधित होंगे, तो आप 2 साल के कोर्स करते हैं, कई सेमेस्टर वाइज होते हैं, कई ईयरली होते हैं, तो वहाँ पे कुछ आपके पाठ्यक्रम निर्धारित होते हैं। आप भूगोल से हैं, हिंदी से हैं, समाजशास्त्र हैं, मैथ से हैं, किसी विषय से, तो आपके कुछ पाठ्यक्रम निर्धारित होते हैं। उन पाठ्यक्रम के अनुसार जो है आपको पढ़ाया जाता है उसके बारे में, तो आप उन चीज़ों को अधिगम करते हैं, सीखते हैं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि अधिगम के उद्देश्य जो है संदर्भगत होते हैं और नव शिक्षार्थी स्वयं अपना अर्थ निकालते हैं। यानी कि जो नए शिक्षार्थी होते हैं किसी भी चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं तो पहले उसका अर्थ वो खुद निकालने का प्रयास करते हैं। भले ही वो कुछ गलत आंसर निकालते हैं लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ों को समझना और सीखना चालू कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये कार्य होता है। देखिए आगे इसमें बताया जा रहा है कि ये कभी भी 100% निश्चित नहीं किया जा सकता है कि वह वैसा ही सीखेगा जैसा कि एक शिक्षक चाहता है। तो यह आप निश्चित नहीं कर सकते हैं, ये कंफर्म नहीं कर सकते कि जैसा आप चाह रहे हैं बच्चा उसी प्रकार से सीखे। हो सकता है कि आप लेक्चर दे रहे हैं, बच्चा नहीं सीखे, इंटरेस्ट नहीं ले, अपना सर नीचे करके बेंच पे सो जाए। बहुत सारे बच्चे सोते हैं क्लासरूम में, आपको भी पता होगा, आपने जब एकेडमिक क्वालिफिकेशन की होगी, क्लास 7 में 8 में रहे होंगे, 5 में रहे होंगे, तो अगर जब किसी भी टीचर की क्लास बोरिंग होने लगती होगी तो आप अपना सर नीचे करके सो जाते होंगे या उनकी क्लास को ही अटेंड नहीं करते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि जैसा हम चाहते हैं बच्चे उसी प्रकार से नहीं सीख सकते हैं, ऐसा हम एज्यूम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि वह वैसा ही सीखेंगे जैसा कि एक शिक्षक चाहता है। तो ये कंफर्म नहीं किया जा सकता है। कोई बच्चा है कि विजुलाइज करके सीखता है, कोई लेक्चर के माध्यम से सीखता है, कोई करके सीखता है, कोई टेक्स्ट और जो है डायग्राम दोनों के माध्यम से सीखता है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना होगा। किस प्रकार के वातावरण का? एक ऐसे वातावरण का जहां पे आप एक ही चीजों को अच्छे तरीके से, जैसे देखिए आज के कोरोना काल में एक बायो बबल का आपने नाम सुना होगा, एक जैविक क्षेत्र जिसमें जो है जो इन्फेक्टेड लोग जो हैं यानी कि जो कोरोना वायरस से ग्रसित लोग हैं वो इस क्षेत्र में एंटर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे वही व्यक्ति हैं जो इन्फेक्टेड नहीं है और ये व्यक्ति क्या करेंगे, यहाँ बाहर के लोगों से नहीं मिलेंगे, ना बाहर के लोग इनसे कांटेक्ट में आएंगे, जिससे कि ये जैविक क्षेत्र जो है डेवलप हो गया और इसमें ये वायरस नहीं आ सकता है। तो इसी प्रकार से आपको जो है टीचिंग का या एक अधिगम का एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा जहाँ पे जो भी चीज़ आप सिखाना चाह रहे हैं उससे संबंधित चीज़ें हों और उसके बारे में आप अच्छे तरीके से उनको बता पाओ। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ों को समझ लिया। आगे देखते हैं। देखिए इसमें आगे अभी और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि निर्माण किया जा सकता है, मतलब एक वातावरण का निर्माण किया जा सकता है जिसके बारे में अभी आपको मैंने बताया, उससे संबंधित चीज़ों को अच्छे तरीके से उसमें समझाया जा सकता है। इसमें बताया जा रहा है कि शिक्षार्थी द्वारा उस दिशा में प्रयास किया जा सके और अधिगम के उद्देश्य का सार पाठ्यचर्या में भी समावेशित होता है। पाठ्यचर्या का मतलब मैंने क्या बताया, पाठ्यक्रम। देखिए आप कोई भी कोर्स करते हैं उससे संबंधित किसी भी विषय से संबंधित, आप मैथ पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, समाजशास्त्र पढ़ते हैं, तो उनसे संबंधित एक पाठ्यक्रम होता है। उस पाठ्यक्रम के हिसाब से ही आप उन विषय के तथ्यों को समझने का प्रयास करते हो। शिक्षक के द्वारा बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, फिर आप उसको समझते हो और सीखते हो। तो यहाँ पर अधिगम के उद्देश्य के जो सार है, जो पूरा कॉन्सेप्ट है, वो पाठ्यचर्या में भी समावेशित होता है। तो यहाँ पर आपको जो है मैंने अधिगम के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से और डिटेल्स तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया। अधिगम होता क्या है, अधिगम के विशेषताओं के बारे में मैंने बताया, एक आध परिभाषाओं के बारे में बताया और बहुत ही डिटेल में समझाया। और इसके बाद भी आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ पर आपको 100% उन चीज़ों के बारे में बताने का प्रयास करूँगा। एक एक डाउट, एक एक क्वेरी जो है मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँगा और मेरा प्रयास रहेगा आप सभी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं हेल्प कर पाऊँ। और मेरा प्रयास हमेशा रहता है किसी भी प्रकार का कोई कॉस्ट नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए। तो वीडियो कहीं से भी अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके अपने जो है एक्सपीरियंस को बता सकते हैं, क्लास के दौरान आपको कैसा लगा, और कोई समस्या है तो उसके बारे में बताइए। और मेरा एक आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कि क्लास को और इफेक्टिव बनाने के लिए
आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं कि वीडियो को और भी किस प्रकार से बेहतर किया जाए, उसके संदर्भ में जो है आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कर दें मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि अगर आपको लगता है कि वीडियो इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, तो आप दूसरों को शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल जाए। क्योंकि हम जो कुछ भी आपको प्रोवाइड कराते हैं वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हमारा उद्देश्य है आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना, इसलिए आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, दूसरे दोस्तों को भी ये वीडियो मिल जाएगा, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से घंटी का, आप उसको प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि जब कभी भी इस चैनल पे किसी भी एग्जाम रिलेटेड अगर इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड की जाती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी के साथ प्राप्त हो जाएगी, और वीडियो को आप कभी भी मिस नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।